क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण पार्ट 3। तो बच्चों, इस वीडियो के थ्रू आज मैं आपको अम्ल क्षार एवं लवण के अध्याय के कुछ प्रश्न उत्तर हम देखते हैं, पढ़ते हैं। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इसे आप ध्यान से सुनिए और आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। प्रश्न 1, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 10। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 10। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी LiCl और ऑप्शन डी KCl। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन को 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए 4 ml, ऑप्शन बी 8 ml, ऑप्शन सी 12 ml और ऑप्शन डी 16 ml। तो इसका उत्तर होगा 16 ml, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? ऑप्शन ए एंटीबायोटिक प्रतिजैविक, ऑप्शन बी एनाल्जेसिक पीड़ाहारी, ऑप्शन सी पेंटेसिड प्रति अम्ल, ऑप्शन डी एंटीसेप्टिक सड़नरोधी। तो इसका आंसर होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एंटेसिड प्रति अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। तो इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसे वन बाय वन मैं आपको बताता हूं। आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके आप लिख सकते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर ए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसका संतुलित समीकरण होगा Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। क्वेश्चन नंबर बी, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसका संतुलित समीकरण होगा Mg प्लस 2HCl इक्वल टू MgCl2 प्लस H2। क्वेश्चन नंबर सी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसका संतुलित समीकरण होगा 2Al प्लस 3H2SO4 इक्वल टू Al2SO4 3 प्लस H2। क्वेश्चन नंबर डी, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसका संतुलित समीकरण होगा Fe प्लस 2HCl इक्वल टू FeCl2 प्लस H2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इसका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। तो इसका आंसर आपको लिखना है ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लीजिए। एक कॉर्क पर 2 किलो को लगाकर कॉर्क को 100 ml के बीकर में रख दीजिए। अब किलो को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। अब बीकर में थोड़ा तनु HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। इसी क्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराइए। अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता, क्योंकि ये H+ आयन नहीं बनाता है।
तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। अब समझते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है? आश्रित जल क्या होता है? शुद्ध होता है आश्रित जल। इसका आंसर आपको लिखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है, तो आश्रित जल शुद्ध होता है, इसलिए इनमें विद्युत का चालन नहीं होता, क्योंकि विद्युत के चालन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है। जबकि वर्षा जल में विद्युत का चालन होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल विद्यमान रहता है, जो कि वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर इसे अम्लीय बना देते हैं। अम्लीय होने के कारण ये H+ आयन उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण विद्युत का चालन होता है। तो नॉर्मल आपको समझना है कि जो आश्रित जल शुद्ध होता है तो इसमें अम्ल नहीं होता है, इसलिए विद्युत का चालन नहीं होता है, चालक नहीं होता है। जबकि वर्षा जल में क्या होता है? अम्ल पाया जाता है। ये वर्षा जल जो बादल होते हैं आसमान में, वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ये अम्लीय बना देता है और इसमें H+ आयन उत्पन्न होता है, जिसके कारण वर्षा जल में विद्युत का चालन होता है। तो आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? तो इसका आंसर आपको लिखना है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता, क्योंकि जल की उपस्थिति में ही H+ आयन अम्ल से अलग होते हैं। तो सिंपल इसका आंसर आपको लिखना है, क्योंकि जल की उपस्थिति में H+ आयन अम्ल से अलग होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 5 विलयनों ABCD व E की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है, जैसे तो pH के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन है? तो इसका आपको जैसे एक आपका ऑप्शन ए उदासीन है, बी प्रबल क्षारीय है, सी प्रबल अम्लीय है, डी दुर्बल अम्लीय है, ई दुर्बल क्षारीय है। तो आपको ये पांचों का आपका हो गया। पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसको हम व्यवस्थित करते हैं, विलयन, पीएच का मान, सार्वत्रिक सूचक की जांच। तो इसे हमने कैटेगराइज कर दिया A B C D E करके। और ए का देख सकते हैं मान है 4, बी का मान 1 है, सी का मान 11 है, डी का मान 7 है, ई का मान 9 है। तो ये पीएच मान जो 7 से कम है वो अम्लीय होगा, और जो 7 से अधिक है वो क्षारीय होगा, और जो 7 होगा वो उदासीन होगा। तो क्वेश्चन आप दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि 5 विलयनों ABCDE की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो पीएच के मान क्रमशः, जो पीएच का मान है ए का 4 है, बी का 1 है, सी का 11 है, डी का 7 है और ई का 9 है। तो इसे हम लिख लेंगे, लाइक जो बिलियन है हमने इसे कैटेगराइज कर दिया ABCDE, हमने मान लिख दिया। अब देखिए ए बिलियन जो है इसका पीएच मान 4 है, यानी 7 से कम है तो अम्लीय है, दुर्बल अम्लीय यानी दुर्बल अम्लीय है। अब बी है, बी का पीएच मान 1 है, 1 मतलब प्रबल अम्लीय है। अब सी में क्या है 11 है पीएच मान, तो ये 11 है तो हाईएस्ट है, मतलब ये आपका हो गया प्रबल क्षारीय। डी 7 है, का मान 7 है तो ये उदासीन, क्योंकि जो 7 है पीएच का मान उदासीन होता है। और ई में 9 है तो 9 आपका हो गया दुर्बल क्षारीय। तो इस तरह से आप इसको कैटेगराइज करके लिख सकते हैं। H+ आयन की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती है पीएच का मान उसी प्रकार घटता है। सी आपका इसको इस तरह से आप सजा सकते हैं, C greater than E greater than D greater than A greater than B। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्नली A एवं B में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। प्रश्नली A में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा प्रश्नली B में एसिटिक अम्ल CH3COOH डालिए। इस प्रश्नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों? अब इसका आंसर होगा प्रश्नली ए में अधिक बुदबुदाहट होगी क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल होता है। तो सिंपल सा आपको समझना है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल होता है, इसलिए प्रश्नली ए में अधिक बुदबुदाहट होगी। प्रश्नली ए में क्या रखा है? मैग्नीशियम की पट्टी है, मतलब ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और बी में एसिटिक अम्ल है। ठीक है, तो हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ताजे दूध के पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर
पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर समझाइए। अब देखिए इसका उत्तर समझना है सिंपल लैंग्वेज में। ताजे दूध के पीएच मान 6 होता है, दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो दही कब बनता है, जब लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है तो दही बनता है, इसलिए दही का पीएच मान क्या हो जाता है, 6 से कम हो जाता है। जब 6 से कम हो जाएगा तो आपको यही लिखना है, अगर क्वेश्चन किया जाए कि ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा, तो दही बन जाने पे क्या होगा, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा, इसलिए पीएच मान 6 से कम हो जाएगा। सिंपल सा आंसर है। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। अब इसमें 2 क्वेश्चन है कि एक ग्वाला जो दूध बेचने वाला होता है वो क्या करता है, ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। अब प्रश्न नंबर ए, ताजा दूध के पीएच का मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। क्वेश्चन नंबर बी, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। जब ताजे दूध में बेकिंग सोडा दिया जाता है तो भाई ये क्षारीय क्यों हो जाता है, 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है, और दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। तो हम पहला क्वेश्चन का आंसर समझते हैं कि ताजा दूध के पीएच का मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। इसका आंसर आपको समझना है, लिखना है कि ताजा दूध के पीएच का मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय इसलिए बना देता है क्योंकि दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को अम्लीय बना देता है। दूध में इसलिए बेकिंग सोडा मिलाया जाता है ताकि दूध लंबे समय क्षारीय बना रहे, जिससे ये लंबे समय तक बना रहे। ठीक है। अब क्वेश्चन 2 है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। अब इसका आंसर आपको लिखना है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि इस प्रक्रिया में बना लैक्टिक अम्ल ताजे दूध में मिला क्षारक बेकिंग सोडा को पहले उदासीन करता है, फिर इसे अम्ल में बदल देता है, जिसके कारण दही बनता है। कि जब ताजा दूध में बेकिंग सोडा मिलाया जाता है तो बेकिंग सोडा को पहले क्या करता है, न्यूट्रल करता है, इसे पहले उदासीन करता है। उदासीन करने के बाद ही इसे क्या करता है, इसमें लैक्टिक अम्ल बनता है, तो इस कारण इसमें टाइम ज्यादा लगता है। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर आपको लिखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में इसलिए रखा जाना चाहिए क्योंकि यह आर्द्रता की उपस्थिति में जल को अवशोषित कर ठोस पदार्थ जिप्सम बनाती है, जिसके कारण इसमें जल के साथ मिलकर जमने का गुण नष्ट हो जाता है। तो सिंपल सा जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसे आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए। अब क्यों रखा जाना चाहिए, तो इसका आंसर आपको समझना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसे आर्द्र रोधी बर्तन में इसलिए रखा जाना चाहिए क्योंकि आर्द्रता की उपस्थिति में, अगर नमी होगी, नमी की उपस्थिति में क्या करेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया कर लेगा और ठोस जिप्सम पदार्थ बन जाएगा। अब जब ठोस पदार्थ बन जाएगा, इसके बाद इसमें जो है जल के साथ मिलकर जमने का गुण क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर आपको लिखना है, वह अभिक्रिया जिसमें क्षारक एवं अम्ल अभिक्रिया करके जल एवं लवण का निर्माण करते हैं। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें क्षारक एवं अम्ल अभिक्रिया करके जल एवं लवण का निर्माण करता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो वह अभिक्रिया जिसमें क्षारक एवं अम्ल अभिक्रिया करके जल एवं लवण दोनों का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में अम्ल तथा क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर या उदासीन बना देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर 15, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग बताइए। अब पहले हम धोने के सोडा का हम समझते हैं, फिर हम बेकिंग सोडा को समझेंगे। तो धोने का सोडा का जो प्रमुख उपयोग, आपको इसको 4 पॉइंट में आप लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। तो धोने का सोडा होता है तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। पॉइंट नंबर 2, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है।
नंबर 3, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। पॉइंट नंबर 4, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। अब हम समझते हैं बेकिंग सोडा के उपयोग। बेकिंग सोडा के उपयोग को भी हम 4 पॉइंट में लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, बेकिंग सोडा का उपयोग खाने की चीजों को मुलायम, स्पंजी एवं खस्ता बनाने के लिए किया जाता है। नॉर्मली आप कुछ भी आपके घर में बनता है खस्ता या आपका रसगुल्ला हो गया, तो इसमें बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा के क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की मात्रा को अधिकता को कम या उदासीन करके राहत पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका एक गुण ये भी है। तीसरा, कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। ये आपका 4 बेनिफिट्स हो गए। आपका अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि होने का सोडा और बेकिंग सोडा में क्या मतलब क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, तो आप 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। और अगर इसको बताने के लिए बोलेगा इसका क्या क्या गुण है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो आप बता सकते हैं। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका आ रहा है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इसमें आपका 1 नंबर का क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा ब्लीचिंग पाउडर। और आपसे क्वेश्चन किया जाए कि CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, तो इसका उत्तर होगा ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 2, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है आपका, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा Na2CO3 10H2O धोने की सोडा। क्वेश्चन नंबर 4, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होता होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका उत्तर आपको लिखना है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो इसका समीकरण आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना तक ही, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसे मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा। अगर मैं इसी पार्ट में इस वीडियो को बनाता हूँ, बाकी क्वेश्चन बताता हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने इस वीडियो का जो चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण, इसका मैंने 2 पार्ट बनाया हुआ है। पार्ट 1 में आपको बेसिक्स मिल जाएगा, पार्ट 2 में आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, पार्ट 3 में आपका ये आपका प्रश्नोत्तर हो गया पाठ पुस्तक का, और मैं पार्ट 4 में इसका जो भी अतिरिक्त प्रश्नोत्तर है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं बनाऊंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 4 का। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो बच्चों, आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप बेल आइकन को आप अभी दबा दें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, क्वेश्चन आंसर हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।